अभी मोदी जी, आप महत्व का जरा अंदाजा लगाइएगा कि 9 सितंबर को G20 समिट है और मोदी जी 8 सितंबर को इंडोनेशिया के जकार्ता में। किसके लिए थे? तो 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए। हाँ, 7 सितंबर को 5 से 7 सितंबर के बीच में इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा था। इसी आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी भी उपस्थित हुए और वहां पर भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। ध्यान रखेंगे दोनों बातें, आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा था जो 43वां था, और वो जब शिखर सम्मेलन होता है आसियान का, उसी के दौरान भारत आसियान शिखर सम्मेलन होता है जो जिसका क्रम 20वां था। तो मोदी जी उसके लिए गए और ये 7 तारीख को हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग अब चर्चा करते हैं किसको लेकर, तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन। भारत आसियान शिखर सम्मेलन। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतर तरीके से हो जाएगा ये, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं मोदी जी ने क्या कहा वहां पर। तो मोदी जी सबसे पहले ने 6 बातों को बताई। कितने बातों को? 6। उन्होंने कहा कि 6 क्षेत्र पर भारत और आसियान को फोकस करना चाहिए। 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत और आसियान के देश आपस में मिलकर खुशहाली और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये जो कनेक्टिविटी है इसमें तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? बोलो बच्चों। रेल, रोड और समुद्री, ठीक। कनेक्टिविटी को क्या करना है? हमें इंक्रीज करना है। रेल के जरिए हो या तो सड़क के जरिए हो या तो वो मेरिट, और तीनों का संयोजन भी हो सकता है। तीनों का संयोजन कैसे? जरा देखिए, अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से आया या रोड से आया, यहाँ से यहाँ तक जहाज से, समुद्री जहाज से, फिर यहाँ से यहाँ तक सड़क से, अब यहाँ से यहाँ रेलवे से, तो वही क्या कहलाता है? मल्टी मॉडल। और ये भी हमारे देश में जरूरत है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला और सागरमाला के तहत यही किया जा रहा है कि सब चीजें जुड़ जाए। रेलवे स्टेशन के पास ही सड़क हो, वहीं पर हवाई अड्डा हो, तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए? कनेक्ट। क्योंकि हर जगह तीनों को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। तो जहां रेलवे स्टेशन, वहां से आसानी से रोड को प्राप्त किया जा सके, जहां रोड है आसानी से वहां समुद्री मार्ग या जल मार्ग को प्राप्त किया जा सके। तो हमें कुल मिलाकर एक ऐसा प्लान करना होगा कि ये जितना भी फ्लो है, ये जितना भी मूवमेंट है, वो स्मूथ रन होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो मोदी जी ने क्या कहा कि कनेक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इसमें पहला क्या है? तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। और मल्टी मॉडल यानी कि बहुविषयक, और बहुविषयक का मतलब क्या है? रेल भी हो सकता, रोड भी हो सकता है और मैरीटाइम यानी समुद्री भी हो सकता है, ठीक। आगे इन्होंने कहा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की जरूरत है। क्या बच्चों? इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब क्या है कि एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए, एक ऐसा गलियारा बना दिया जाए जहां पर व्यापार के लिए कोई हिंड्रेंस ना हो। आमतौर पे लोग आते जाते हैं तो सेना का पूछताछ होता है, बहुत सारी कागजी कार्यवाही होती है। तो एक कॉरिडोर बना देंगे और उस कॉरिडोर में से जो भी वाहनें गुजरेंगी उनकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो सभी क्या कर दी जाएगी? कम कर दी जाएगी। और कॉरिडोर में जितना से जितना हो सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया जाए। समझ रहे हैं बात को? इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब एक ऐसा कॉरिडोर बनाए जिसमें जो भी इकोनॉमिक रिलेशन है, जो भी ट्रेड है या जो है वो कैसा रन करना चाहिए? स्मूथ रन होना चाहिए। और ये भी किसके तहत आएगा? तो कनेक्टिविटी के तहत आएगा, ठीक।
स्पष्ट है यहाँ तक बातें? जैसे कि अवैध चीजों का तो वही है, इसीलिए वहां पर सारी जो बातें हैं उनका करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सेना को भी साथ में लेना पड़ेगा, और हमें जो वेरिफिकेशन है, अभी जब दो देश देखिए, इलीगल ट्रेड तभी हो सकता है जब दो देश में क्या ना हो, कोऑपरेशन। अगर दो देश जुड़ जाए ना अपने मन शक्ति से, तो वो इलीगल ट्रेड रुक ही जाएगा, क्योंकि सरकार के अधिकारी किसी न किसी रूप में उस ट्रेड रूट को, जो इलीगल ट्रेड रूट है, उसको वो जान रहे होते हैं। ठीक, तो ये नहीं होगा। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर बने हुए हैं, कई देशों में बने हुए हैं, इससे क्या होता है कि जो भी चीजें होती हैं, अभी इसमें इस कॉरिडोर में टैरिफ वेरिफ को भी कम करना है, जो आयात शुल्क है उसको क्या करना है, कम करना है। तो कुल मिलाकर जो भी व्यापार है भारत और आसियान के बीच में, वो कैसा रन होना चाहिए, स्मूथ रन होना चाहिए, आसानी से लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ट्रेड और इकोनॉमिक है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। व्यापार को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा। इन्होंने कहा जो व्यापार है, अभी जो भारत है उसका चौथा लार्जेस्ट पार्टनर कौन है, तो ट्रेड पार्टनर आसियान है। तो इसको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। अभी जो भी ट्रेड होता है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उस एंगेजमेंट को क्या करना चाहिए, हमें हाँ इंक्रीज करना चाहिए। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये किसके लिए, ये कल्चरल कोऑपरेशन के लिए। किसके लिए बच्चों, कल्चरल कोऑपरेशन के लिए पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए। ठीक हुई क्या इतनी बातें? और मोदी जी यहाँ कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ को भी केंद्र में रखना चाहिए, ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखना चाहिए। ग्लोबल साउथ का मतलब वे देश जो अभी विकासशील के चरण में है, जहां पर अभी प्रति व्यक्ति आय कम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब गुणवत्ता की है, तो ऐसे देशों को क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ। ऐसे देश प्राय भूमध्य रेखा के नीचे के दक्षिण की तरफ है, कुछ देश भूमध्य रेखा के ऊपर भी। इसीलिए कह रहे हैं ग्लोबल साउथ के देशों का निर्णय हमें भूमध्य रेखा से नहीं लेना होगा, हमें वहां पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन के आधार पर देखना होगा। ठीक, आगे चलें। पांचवा, इंडो पैसिफिक पर बात किया मोदी जी ने। इंडो पैसिफिक पर क्या बोल रहे हैं मोदी जी कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पीस होना चाहिए और लॉ बेस्ड होना चाहिए। लॉ बेस्ड यानी कि क्या, नियम आधारित, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात नहीं होनी चाहिए, मत्स्य न्याय यहाँ नहीं होनी चाहिए। और लॉ बेस्ड यानी समुद्र के लिए क्या लॉ है, अनक्लॉज है। ठीक, फ्री होना चाहिए, यानी जो ट्रेडिंग हाँ, फ्री का मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ओपन, फ्री आमतौर पर सिनोनिम्स ही है, लेकिन अरे मुक्त होना चाहिए, खुला होना चाहिए, किसी के लिए कोई बाध्यता वहां पर नहीं होना चाहिए। जो समुद्री मार्ग हो सबका विरासत है, किसी एक का नहीं है। लेकिन जब कोई देश हद से ताकतवर हो जाता है, याद करिए चाइना का न्यू मैप और क्या, साउथ चाइना डायरेक्टली किसको ताना कस रहे हैं, चाइना को कस रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो देश अधिकांश कहां से लगते हैं, साउथ चाइना से। इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पीस होनी चाहिए यहाँ पर, और लॉ बेस्ड। और लॉ बेस्ड का मतलब क्या है, अनक्रॉस है। छठवां, इन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को मिलकर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, और ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन सब के लिए उपयोग किया जा सकता है। ट्रेड को भी कर सकते हैं, अगर डिजिटल व्यवस्था अगर हमारे पास है तो बहुत सारे जो कंसेंट होते हैं
अनुमति होती है उसके लिए, या फिर जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर डकैत भी आते हैं, समुद्री लुटेरे आते हैं, तो उनके जो बेहतर मॉनिटरिंग के लिए तो उन्होंने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारत और आसियान को काम करना चाहिए। तो ये मोदी जी ने क्या बताया, तो 6 भाग बताए जिस पर भारत और आसियान एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेंस में जब भी आप लिखोगे तो आगे का रास्ता क्या है बता दीजिए 6 कि ये करना चाहिए भारत को। यूज हो गया हमारा ये कि भारत के साथ क्या करें, मतलब भारत कैसे संबंधों को मजबूत करे, तो बता दो क्या करना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें करनी चाहिए। कनेक्टिविटी को संपर्क कह सकते हैं, जुड़ाव कह सकते हैं। हाँ, जुड़ाव कह सकते हैं कि जुड़ाव को क्या होना, बढ़ाना है। और अगर कनेक्टिविटी अभी ये सब किससे, परिवहन से दिख रहा है, तो इसको परिवहन संपर्क कह सकते हैं, ठीक। और इसको सांस्कृतिक संबंध या संपर्क कह सकते हैं। कनेक्टिविटी को देखना पड़ेगा कौन सा रेफरेंस है, कौन सा रेफरेंस है। चले इतनी बात हो गई, इतनी बातें। हाँ, अब हम लोग नजर डालते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मोदी जी ने क्या कहा, कहां पर, जकार्ता में। और यह कहां हुआ, कहां जाकर मोदी जी कह रहे हैं, तो जकार्ता में कह रहे हैं। और यह कौन सा है, तो 20वां आसियान, हाँ आसियान इंडिया। अब इंडिया कहना भी तकलीफ वाली बात हो जा रही है, ठीक। इसके इन्विटेशन में भी सब वही करती है, वो भारत का। हाँ, और हाँ पेमेंट को लेकर, अनुमति को लेकर, सभी चीजों की आज तो हर क्षेत्र में क्या है, डिजिटल है, पेमेंट को लेकर है, प्रमाण पत्र को लेकर देखते हैं। तो ऐसे ही, ठीक। तो 20वां आसियान है, इसको जरूर ध्यान में रखें प्रीलिम्स के लिए। कौन से नंबर का है, 20वें नंबर का है। और यह कहाँ हुआ, तो जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। इसमें है तो इंडोनेशिया में है। तो आइए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, तो आसियान पर। कहाँ चलते हैं, आसियान पर। ठीक। हाँ, अलग से होता है। हाँ, आसियान एक अलग संस्था है और भारत आसियान समिट अलग से होता है, और आसियान एनुअल समिट अलग से होती है, ठीक। तो क्या मतलब है इसका, आसियान का मतलब फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक्रोनीम है आसियान किसका, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन का एक्रोनीम है आसियान, ठीक। इसकी जो स्थापना हुई वह कब, 1967 में। 1967 में 1967 में हुई, ठीक। किसके तहत हुई, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पत्र। हाँ, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत वर्ष 1967 में इसकी स्थापना की गई, ठीक। इतनी बातें हुई। फाउंडिंग मेंबर, अब ये जो बैंकॉक घोषणा पत्र जारी हुई थी उस समय कौन कौन से संस्थापक देश थे, सदस्य थे, फाउंडिंग मेंबर, ठीक। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन, इंडोनेशिया, कौन, इंडोनेशिया, हाँ मलेशिया। देखिए इंडोनेशिया को केंद्र में रखिए और फिर उसके आसपास जितने देश है बस वही हैं फाउंडिंग मेंबर में। मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, कितने हो गए, 4 हो गए। और थाईलैंड, तो वही तो हो रहा है बैंकॉक में, वो तो आना ही है। बोलो, बैंगो हो गया बैंकॉक की जगह, बैंकॉक। और क्या, तो थाईलैंड, क्या है, थाईलैंड। तो यानी फाउंडिंग मेंबर कितने हैं,
5 है। और इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, इन सबको कह सकते हैं फॉर्मेशन फैक्ट। प्रीलिम्स के लिए क्या है, तो यह फॉर्मेशन फैक्ट्स हैं। ठीक, फैक्ट्स अबाउट इट्स फॉर्मेशन। ठीक, मलेशिया को कहते हैं कुआलालंपुर। ठीक, हाँ, कुआलालंपुर। हाँ, अब देखिए ये तो क्या हुआ, इसके निर्माण से जुड़े तथ्य हुए, इसकी स्थापना से जुड़े तथ्य हुए। ठीक, अब हम लोगों को जब भी लिखना है क्या है आसियान, तो सबसे पहले बताएंगे कि यह एक क्षेत्रीय समूह है। रीजनल है, इंटरनेशनल है, क्या रीजनल है, किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए है, किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए है, तो इसीलिए यह क्या है, यह एक रीजनल ग्रुप है या फिर यह एक क्षेत्रीय समूह है। और क्या है, क्षेत्रीय समूह है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यह क्या है, एक क्षेत्रीय समूह है, कहाँ के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए। पैसिफिक में क्या, तो साउथ चाइना सी, और ये देखेंगे तो ये कहां से लग रही है, इंडियन ओशन से। ठीक, तो यह क्षेत्रीय समूह है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित है, और पैसिफिक क्षेत्र के ब्रैकेट में क्या, साउथ चाइना सी। अब देखिए इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे, 5। अभी वर्तमान में कितने देश हैं, 10। ठीक, तो काउंट करते हैं, चलिए वहां पर। तो यह एक क्षेत्रीय समूह है जो कहां केंद्रित है बच्चों, इंडो पैसिफिक में। कहां केंद्रित है, यह क्षेत्रीय समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर क्या है, केंद्रित है, क्षेत्र पर केंद्रित है। दो बातें और जोड़ लीजिएगा सदस्यों को देखने से पहले, यह एक आर्थिक एवं रणनीतिक समूह है, यह आर्थिक एवं रणनीतिक समूह है। ठीक, इसमें कुल 10 देश शामिल हैं, यानी इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं। 5 तो फाउंडिंग मेंबर हो गए, बोलो तो जरा देखें क्या क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया, हाँ, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। 5 ये हो गए। आइए अब बाकी देशों को देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो जरा ये देखिए, म्यांमार एक, ठीक, फिर ये क्या है, थाईलैंड पीला वाला, ये क्या है, लाओस, ये क्या है, वियतनाम, ये क्या है, कंबोडिया, ये क्या है, मलेशिया, और ये क्या है, सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर। ये क्या है, इंडोनेशिया 8, ब्रुनेई 9, फिलीपीन 10। तो कौन कौन से देश बचे बच्चों अब इसमें, हाँ, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और कितने हो गए, वियतनाम हुए क्या, 10। 5 तो वही हो गए थे, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और ये क्या हो गए, 10 हो गए। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। आसियान में कितने देश, 10 देश। किस क्षेत्र के देश हैं ये, साउथ ईस्ट एशिया के या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में हुई। किसके तहत, बैंकॉक घोषणा को। और इसके फाउंडिंग मेंबर कौन है, और यह एक रीजनल ग्रुप है, और यह मुख्य रूप से आर्थिक एवं रणनीतिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ, अब इसके आगे लिखेंगे कि इसका मोटो देख लेते हैं क्या है। मोटो ध्येय वाक्य, मोटो का मतलब क्या है बच्चों, ध्येय वाक्य। वन विजन, वन आइडेंटिटी,
वन कम्युनिटी। इसके क्या है, आसियान का मोटो है। अब देख लेते हैं इसका सचिवालय कहाँ है, ये भी ध्यान में रखना, प्रीलिम्स का प्रश्न है। कहाँ है, जकार्ता में। कहाँ पर है इसका सचिवालय, जकार्ता में। ठीक, बात कर लेते हैं इसके इंस्टीट्यूशनल सेटअप पर। संस्थागत ढांचा कैसा है, संस्थागत ढांचा वन कम्युनिटी, समुदाय। संस्थागत ढांचा, संस्थागत ढांचा। एक तो इसमें क्या होता है, आसियान शिखर सम्मेलन, बोलिए। और यहाँ पर क्या किए जाते हैं, समझौते किए जाते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया जाता है। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया जाता है। और भी 2-3-4 संस्थागत इसके अंग है, लेकिन हम लोग 2 की मुख्य रूप से बात करेंगे। शिखर सम्मेलन होगा जो वर्ष में एक बार होता है, वर्ष में एक बार। इस बार कब हुआ है, तो 5 से 7 सितंबर तक। कहाँ में, जकार्ता में हुआ है। कहाँ हुआ है, जकार्ता में। और इसी सम्मेलन में क्या लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक, दूसरा है सचिवालय। सचिवालय का क्या रहेगा, लिए गए निर्णयों को लागू करना, लिए गए निर्णयों को लागू करना। सचिवालय कहाँ है, जकार्ता में। इसीलिए कह रहे हैं आसियान के केंद्र में किसको रखोगे, इंडोनेशिया को रखोगे। ठीक, सचिवालय कहाँ हो गया, जकार्ता में, जिसका काम क्या है, लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना, इंप्लीमेंट करना। ठीक, इतनी बातें हो गई। ठीक, आगे देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांत इस संगठन के क्या है। मूलभूत सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत जिससे ये संगठन चलता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पारस्परिक सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की टेरिटरी का रिस्पेक्ट करें, कोई भी कार्यवाही एक तरफा ना करें, जब भी कोई कार्यवाही करें एक दूसरे से बात करके। भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, आप जब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो कोई भी कदम उठाने के पहले, चाहे उसके विरोध में हो या उसके हक में हो या उससे संबंधित नहीं भी हो, फिर भी आप क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और जिसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके विरोध में निर्णय ले देते हैं तब उसको मालूम चलेगा, या उसके समर्थन में ले रहे हैं तब भी आप उससे बिना बताए ही ले लेते हैं। जिसका आप रिस्पेक्ट करते हैं उससे आप हमेशा क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट का क्या मतलब, जो भी मतभेद है उसको बातों से सुलझाया जाए, या फिर एक दूसरे के सम्मान करें, एक दूसरे की अवहेलना न करें। जैसे चीन लगातार सेना पर हमारे टेरिटरी का उल्लंघन करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। और ये तो बड़ी गजब की बात हो गई कि शी जिनपिंग आ ही नहीं रहे हैं। आज तक शी जिनपिंग 2 ही बार स्कीप किए हैं। एक तो 2021 में जब कोरोना महामारी चरम में था, उस वक्त तो पॉसिबल ही नहीं था। 2022 में इंडोनेशिया में आए थे, जकार्ता में जब हुआ था जो 17वीं वो थी G20 बैठक, वहां शामिल हुए थे, लेकिन इस वर्ष वो नहीं आ रहे हैं। तो ये भी बड़ा वो है जो भारत के लिए है, यानी तनाव दिख रहा है, कहाँ, चरम पर है। समझ रहे हैं बात को। तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, एक दूसरे का क्या करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना। ठीक, नॉन इंटरफियरेंस, एक दूसरे के आंतरिक मामले में जबरदस्ती दखल अंदाजी नहीं करना, नॉन इंटरफियरेंस। ठीक, कोऑपरेशन, सहयोग करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को सहयोग करना। ठीक, कोऑपरेशन का मतलब कोई भी मामले हो सकते हैं कोऑपरेशन के लिए, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो सकती है, ट्रेड हो सकता है, ठीक, पर्यटन हो सकता है, कल्चरल सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो सभी मामलों में कैसे, किसकी धारणा रखना, कोऑपरेशन की रखना। ठीक, आगे क्या है, तो जो भी डिस्प्यूट है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका पीसफुल
पीसफुल सेटलमेंट करना, विवादों को कैसे सुलझाना है हमें, शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से, थ्रू डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर बातचीत से। ठीक, ये इसके क्या हो गए, फंडामेंटल सिद्धांत हो गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए। आइए देखते हैं कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं आसियान के द्वारा, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात 1992 में आसियान के देशों ने या इसके जो सदस्य देश हैं आपस में व्यापार के लिए इन्होंने क्या साइन किया, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA का मतलब क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी ये बाहर के लिए नहीं था, जो 10 देश हैं, वो जो आपस में 10 देश हैं, उनमें ही व्यापार के लिए उन्होंने क्या कर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। समझ रहे हैं ना, तो आसियान देशों के लिए कब किया गया, वर्ष 1992 में। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 2008 में बच्चों, 2008 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एक लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया गया, एक लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया गया और इसमें पूरी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मलाइज किया गया। समझ रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क कर दिया कि हर काम कैसा होगा, वैधानिक तरीके से। ये नहीं कि कभी ये कर लिए कभी वो कर लिए, ऐसा नहीं, सभी काम किससे होंगे, व्यवस्थित तरीके से। और अगला जो कदम हुआ आसियान का, वह रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ, 2020 में साइन किया आसियान ने, RCEP को। भारत ने इसको हस्ताक्षर नहीं किया इस पार्टनरशिप में, क्योंकि भारत को किसका डर था, चीन का, क्योंकि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी देश हैं, RCEP में कोई बात करेंगे। और इसमें आसियान के अलावा और देश भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। अब भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किया, भारत को लेकर 2-3 साल वेट किए इन लोग। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और भारत साइन कर देता तो फिर एक तो वैसे ही आयात शुल्क जब लग रहा है तो चीनी वस्तु हमारे यहाँ आ रही है, और जब आयात शुल्क एकदम लोअर लेवल पर पहुंच जाएगा तो जब पूरी चीनी सामान डंप हो जाती भारत में, इसीलिए चाइना भी शामिल है और चाइना ही लीड करेगा RCEP को। तो इसीलिए भारत ने 2 कारणों से, एक तो डंप हो रहा है, दूसरी बात उसी समय कौन अपने चरम पे था, तो CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 1 बेल्ट 1 रोड, याद है क्या, BIR, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो उस समय इसका भी विवाद चल रहा था कि चीन हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है, POK से रोड ले जा रहा है बिना हमसे बात किए हुए। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक, इतनी बातें कुछ समझ में आ रही हैं क्या? सारे चीजों को मैं ले रहा हूं, सारे एक्सपेक्ट को आसियान के, ताकि मेंस में आप कोई भी चीज को लिख सकें और समझ सकें, आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाए किसको लेकर, आसियान को लेकर। कुछ पूछना है संतोषी जी? चले आगे। ठीक, आगे देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है आसियान की, आसियान की क्या है स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहली बात तो इसमें जितने भी हैं वो सभी क्या है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, बोलो, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक, और इन सब देशों में देखोगे तो क्या मिलता है, रीजनल स्टेबिलिटी मिलती है, किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं मचा हुआ है। जैसे कहाँ मचा हुआ है, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में दिखाई पड़ता है क्या, कोई खबर नहीं सुनेंगे। जबकि वेस्ट एशिया में यहाँ गृह युद्ध हो गया, यहाँ आतंकवादी संगठन आ गए, समझ रहे हैं। आगे देखें तो कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण तो इसका जो रणनीतिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक जो अवस्थिति है, कहां पर स्थित है, तो यह देखें तो ये कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है। किसके कॉन्फ्लुएंस पर, इंडियन ओशन
और पैसिफिक ओशन, है या नहीं? ठीक, तो इसीलिए इसके क्या है, मजबूत पॉइंट है। ये एक हिसाब से सर जो संगठन बना है कि चाइना का जो हॉबी है कि इन लोगों के ऊपर कोई हमला करते और हाँ नहीं, अभी मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक है। अभी बहुत ज्यादा डिफेंस के मामले में ये नहीं गए हैं, लेकिन हाँ चीन के खिलाफ स्वर उठेंगे क्योंकि इन सारे देशों का संबंध दक्षिण चीन सागर से है और दक्षिण चीन सागर पर चाइना हाँ 9 डैश लाइन के तहत 90% साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने का दावा वह करता रहता है। तो इनसे इनका कभी न कभी मामला सटेगा। आसियान के देशों के साथ इसके विवाद भी चल रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन ये अभी जो संगठन है मुख्यतः किस पर केंद्रित है, तो आर्थिक मामलों पर केंद्रित है। ठीक, अभी देखते हैं भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है इस संगठन के लिए। तो भारत के लिए अवसर, भारत के लिए अवसर, भारत के लिए क्या क्या अवसर है? सबसे पहली बात, ये भारत के लिए क्या हो सकता है, संभावित बाजार क्या हो सकता है बच्चों? क्योंकि आज भारत में क्या चल रहा, आत्मनिर्भर भारत, बोलो मेक इन इंडिया। तो यहाँ जो वस्तुएं बनेंगी उसके लिए बाजार हो सकती है, क्योंकि ये भी हाई पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं, बड़ा बाजार है। बोलिए संभावित बाजार है। ऊपर से इसमें हम लोग चीन को काउंटर कर सकते हैं, चीन को काउंटर कर सकते हैं। ऊपर से इसका महत्व क्या है, तो रणनीतिक महत्व है इस संगठन का, क्योंकि लोकेशन को जरा देखिए, समझ रहे हैं? हाँ काउंटर को, हाँ काउंटर को कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर चीन के प्रभाव को कम कर सकते हैं, चीन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई क्या? तो अभी तक हम लोग क्या देखे, आसियान के जो फॉर्मेशन फैक्ट्स हैं वो देखे 1967 में। ठीक, और कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे, सचिवालय कहाँ है, यह किस प्रकार का संगठन है। फिर देखे इसके क्या, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन। ठीक, और जो डिस्प्यूट है वो भी शांतिपूर्वक तरीके से हल होने चाहिए। फिर इसकी स्ट्रेंथ को देखे कि क्या क्या इसके मजबूत तत्व है, क्यों यह इतनी चर्चा में रहता है। फिर हम देखे कि भारत के लिए क्या क्या अवसर हैं। अब आते हैं अगला चैप्टर, इंडिया एंड आसियान। कौन सा? इसको रणनीतिक महत्व। अब जैसे देखिए ये साउथ चाइना सी है, ये जरा यहाँ देखिए साउथ चाइना सी है। अभी देखिए ये जितने भी देश है रणनीतिक रूप से बात करें तो अगर इस पर कोई अगर इस पर चीन का कब्जा हो गया, ये क्या है इसको बताओ जरा, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक, मलाका जल संधि, इस पर कब्जा कर लिया तो पूरा व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो इस क्षेत्र का मिलिट्री या फिर रणनीतिक वो है। तो जैसे हाँ, तो साउथ चाइना सी पर मोदी जी बार बार यही कहते रहते हैं कि साउथ चाइना सी या इंडियन ओशन पर किसी का एकाधिकार स्थापित नहीं होना चाहिए। रणनीतिक महत्व, ये जो भी समुद्री जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो सदैव मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए और वहां किसी प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। रणनीति का मतलब हिंद प्रशांत जो महाक्षेत्र है वो मुक्त होना चाहिए। क्योंकि लोकेशन देख रहे हैं, इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन कैसे जुड़ जाएगा, हाँ मलाका जल संधि से स्ट्रेट ऑफ मलाका, ध्यान रखोगे। बोलिए कहाँ थे, अब कहाँ करते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ इंडिया है भारत और आसियान, भारत और आसियान, भारत और आसियान को देखते हैं हम लोग। भारत और आसियान सबसे पहले देखेंगे हम लोग 1992 में, 1992 में इंडिया और आसियान, कब आसियान की स्थापना कब हो चली थी, हाँ 1992 में इंडिया और आसियान के बीच में क्या होना शुरू हुआ,
बातचीत, एक डायलॉग, एक सामान्य स्तर की बातचीत होती रहती थी। ठीक, वर्ष 2002 से ये किस में बदल गई, तो समिट लेवल पर। तो देख रहे हैं कैसे भारत ग्रोथ किया। तो यहाँ से बात समझ में आ रही कि कोई भी चीज जर्मिनेट होती है, धीरे धीरे अंकुरित होकर उसका विकास होता है। पहले किस पर थी, केवल यह बातचीत के स्तर पर थी, और अब किस शिखर सम्मेलन के, वही उसको अब देखिए जोड़िए 20 साल हुए कि नहीं, इसीलिए क्या है, इस साल 20वां है। समिट लेवल पर कब गई थी, वर्ष 2002 में, समझ रहे हैं। तो समिट स्तर पर बातचीत कब से शुरू हुई, तो वर्ष 2002 से, बोलो बच्चों। ठीक, इसके अलावा आसियान इंडिया व्यापार की दृष्टि में जरा देखिए, व्यापार में क्या क्या हो रहा है भारत और आसियान के बीच में। एशिया इंडिया बिजनेस काउंसिल 2005, ये एक परिषद बनाया गया था जिसमें दोनों देश के जो व्यापारिक समुदाय हैं वो मिलकर आपस में बातचीत करते और सहयोग के विषयों को या फिर सहयोग के जो भी विषय है उसकी संभावना को तलाशने का कार्य इस काउंसिल की मदद से किया जाता। ठीक, तो ये क्या हो गया, तो ये जोड़ लीजिएगा, ये किस में आ जाएगा, तो साझेदारी में। ठीक, अब ये जो पढ़ रहे हैं ये भारत आसियान आर्थिक संबंध पर। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या बताएंगे, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल 2005। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके किसके बीच में, भारत और आसियान के बीच में। यह कब हुआ, तो 2010 में। यह कब हुआ बच्चों, 2010 में। एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जो आसियान है भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक साझेदार है। बोलो बच्चों। ठीक, और एक बात और ध्यान रखेंगे कि भारत जो है वो ट्रेड डेफिसिट में है, ट्रेड डेफिसिट में है किसके साथ, आसियान के साथ। यानी भारत आसियान को जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा आयात करता है, तभी किसमें आ जाएगा, व्यापार घाटे में। व्यापार घाटे का मतलब क्या है, जब आयात क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब किसके साथ व्यापार घाटा है, आसियान के साथ। तो यानी आसियान से जितनी चीजें हम आयात करते हैं उससे कम आसियान के देशों को निर्यात करते हैं, तो इसीलिए क्या है, व्यापार घाटे में है। इतनी बातें हुई। ठीक, तो ये आर्थिक में हम लोगों को 4 बातें समझ में आ गई। अब देखें कनेक्टिविटी को लेकर, संपर्क को लेकर, साझेदारी आसियान और भारत के बीच में, किसको लेकर, संपर्क को लेकर। संपर्क कनेक्टिविटी को लेकर, तो सबसे पहला तो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अब हाईवे है मतलब सड़क होएगा, रेलवे यानी कि रेल मार्ग, एयरवे यानी कि वायु मार्ग, वाटरवे यानी कि जल मार्ग। तो यहाँ पर यह क्या है, यह कनेक्टिविटी कैसी है, हाईवे है। जरा देखिए, ध्यान रखेंगे इसको। पूछता है कि ट्राइलेटरल हाईवे में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसको ध्यान में रखना। ये दिख रहा है, एक भारत, ये 3 देश आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे, जो कहां से शुरू होगा, भारत से। भारत के कहां से, मोरेह से, मणिपुर में ही है ये, समझ रहे हैं। मोरेह से शुरू होगा, फिर कहां आएगा, मांडले म्यांमार में, फिर वहां की राजधानी में, फिर कहां तक आएगा, थाईलैंड तक। ठीक, तो यही क्या है, इस पर अभी डेवलपमेंट की बात चल रही है। और मोदी जी ने अभी जब मैं कहा, शुरू में बताया था उन्होंने क्या कहा भाषण में, तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाइए, इधर कहां तक, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक। तो बोले इसको एक्सटेंड करने की जरूरत।
हाँ, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि भारत का आसियान के देशों के साथ कनेक्टिविटी के लिए कौन सा संबंध है, तो IMT, आई फॉर, एम फॉर, टी फॉर, और फिर ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय। ट्राइलेटरल का मतलब क्या है, त्रिपक्षीय। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा देखिए जरा, कलादान प्रोजेक्ट लिखेंगे, ये भारत और म्यांमार के बीच में कलादान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कलादान, कलादान दिख रहा है बच्चों, कौन कौन से देश हैं जरा देखिए, और मल्टी मॉडल है कि नहीं, दिख रहा है, समुद्री मार्ग भी, सड़क मार्ग भी है। अब देखिए इसमें, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अब इसमें भारत क्या चाहता है, ये जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ तक भारत का जो एक्सेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और यहाँ से रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग से यहाँ तक आ जाना बहुत भारी पड़ता है। अब यहाँ सामान लाना है हम लोगों को, यहाँ से कलकत्ता से कोई सामान उतरा, फिर वो ऐसे जाएगा ट्रेन से, ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा। और ये जानते हैं पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ रोड बनाना भी आसान नहीं है, ना ही रेल नेटवर्क को बिछाना आसान है। अब अगर हम लोग का म्यांमार से क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए, या बांग्लादेश से दोस्ती हो जाए, कोई प्रोजेक्ट हो जाए, तो डायरेक्ट हम लोग समुद्र सरसराते जहाज निकलेंगे यहाँ और सीधे। अब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहती ना भाई, समुद्र में ट्रैफिक रहेगी क्या, यहाँ तो हॉर्न नहीं लगाना पड़ेगा, तो सरसराते हुए यहाँ सितवे, सितवे से फिर कहाँ पहुंच सकते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो युद्ध के समय भी चीन से कभी युद्ध हुआ, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो साउथ ईस्ट एशिया न सिर्फ भारत के लिए बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इतनी बातें हुई क्या, आगे लिखिए, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, बोलो बच्चों। ठीक, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आइए, क्या क्या डिफेंस को लेकर कर रहे हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेकर आइए। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में लिख लेंगे भारत आसियान समुद्री अभ्यास, भारत आसियान समुद्री अभ्यास, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक, और एक लिख लेंगे ADMM+, आसियान इंडिया डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। ए फॉर आसियान डैश करके इंडिया, डी फॉर डिफेंस, एम फॉर मिनिस्टर, दूसरे एम फॉर मीटिंग, और प्लस PLUS और ब्रैकेट में ADMM। इसमें क्या है, डिफेंस मिनिस्टर लोगों की क्या होगी, मीटिंग होगी। ठीक, इतनी बातें समझ गए क्या। अब कुछ विशेष रूप से अलग से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तब हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी था लुक ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसी बना रखा था सरकार ने, लुक ईस्ट पॉलिसी। 2014 से मोदी जी ने क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अब देखना नहीं है बल्कि करना है, तो लिखेंगे। और मोदी जी ने इस सम्मेलन में शुरू में ही कहा, और बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, और विषय विशेषज्ञों का भी मानना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में कौन है, आसियान है। मोदी जी ने स्वयं कहा है, तो लिखेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में आसियान है। हाँ, भारत के ईस्ट से, भारत के ईस्ट में अब हमारा नॉर्थ ईस्ट भी है और सारे देश भी हैं। और भारत अभी अगर विदेश संबंध सबसे ज्यादा कहीं ध्यान दे रहा है तो किस में दे रहा है, आसियान पर बहुत जोर है भारत का। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में कौन है, तो आसियान के देश हैं। ठीक हुई इतनी बात।
एक और प्रोजेक्ट है हमारे देश द्वारा, सागर। क्या? सागर। एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, ए फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, जी फॉर क्या है? ग्रोथ, और फॉर ऑल, फिर दूसरा ए फॉर ऑल इन द रीजन, इन द, हाँ, इंडियन ओशन रीजन लिख लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं? सागर। भारत इस सागर में भी लिख लेंगे, सागर में भी आसियान के देशों को शामिल करना चाहता हूँ। इंडोनेशिया तो है ही, थाईलैंड तो है ही, इंडियन ओशन से लगते ही हैं। समझ रहे? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ में क्या क्या है कि भारत जो इंडियन ओशन है उसमें क्या चाहता है? सुरक्षा चाहता है और वृद्धि चाहता है, व्यापार में वृद्धि हो, किसी का रोक टोक ना हो, समुद्री जो भी व्यापार है, व्यापार भी हो समुद्र में, और इंडियन ओशन के बायोडाइवर्सिटी को और इन्वायरमेंटल को भी इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि भाई समुद्र में अब लगातार व्यापार करते रहे और समुद्र के हेल्थ को ध्यान में नहीं रखे तो बात नहीं बनेगी। इसके लिए सैटेलाइट भी है भारत के पास, तो हम आपकी मॉनिटरिंग में मदद करेंगे। हमारे जो जंगी जहाज है, जो हमारे कोस्ट गार्ड है, यहाँ पर गश्त लगाते रहते हैं, तो आपकी जहाजों को सुरक्षा भी देंगे। तो सागर में भी भारत आसियान को शामिल करने का इच्छुक है। बोलो, आगे लिखेंगे चुनौती क्या है भारत के लिए। अब भारत के लिए चैलेंजेस, चुनौती, चुनौती बच्चों, पहला तो क्या है? व्यापार घाटा। कोई व्यापार घाटा में नहीं रहना चाहता, आसियान के साथ व्यापार घाटा। दूसरी बात, चुनौती क्या है? चीन की उपस्थिति, चीन की उपस्थिति। तीसरी बात, चीन की उपस्थिति इनडायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट, क्योंकि आसियान +3 भी है, हाँ आसियान RCP भी है, उसमें चीन की पैठ लगातार बढ़ रही है। किस पर? तो आसियान के देशों पर। हो गया? हाँ, आसियान +3 है, आसियान +6 है। अभी उसी को बताऊंगा तो सब क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो अभी आप लोग थोड़ा उसको दूर ही रखे रहिए, तो अलग से चर्चा करेंगे उस पर। हालांकि देश बता दूंगा अभी कौन कौन से हैं, लेकिन उसके महत्व को अलग से देखेंगे। ठीक, तो क्या है? चीन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ चाइना, और ट्रेड डेफिसिट, और लोअर लेवल की कनेक्टिविटी, संपर्क बहुत कम है, आप देख रहे हैं। बोलो, कनेक्टिविटी कम है, इसी को तो बढ़ाने का मोदी जी ने। बोलिए। और चौथा मुद्दा क्या था? तो RCEP, आसियान के देश कहते रह गए भारत को शामिल होइए, लेकिन भारत नहीं हुआ, तो ये भी थोड़ा सा खटास वाली बात हो गई थी। ठीक, क्योंकि भारत क्या है? बड़ा बाजार है, हर देश के लिए काम आता, आसियान के देशों के लिए, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन सबके क्षेत्रफल को देखोगे तो कम है। भारत बृहद क्षेत्रफल वाला था। तो ये क्या है? चैलेंजेस है, आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड, नहीं अलग से आगे का रास्ता क्या करना चाहिए भारत को, तो क्या करना चाहिए, क्या आएगा? मोदी जी वाला पूरा जो उन्होंने कहा, हाँ 6 पॉइंट को लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो गया? आसियान का हम लोग पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया है। भाई देखिए, जितनी बातें हो सकती हैं कि भारत का क्या संबंध है उसके साथ, भारत के लिए क्या अवसर है और भारत के लिए क्या चुनौती है और भारत क्या कर सकता है, और आसियान के भी मूलभूत तथ्यों को हमने जान लिया। ठीक, अब कुछ छोटे मोटे तथ्य हैं। आसियान +6, आसियान +6 में कौन है? तो इंडिया है, ठीक, और साउथ कोरिया है, ठीक, जापान है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक, ये क्या कहलाते हैं? आसियान +6, आसियान +3, आसियान +3 1997।
ठीक, आसियान प्लस 3 ये कब बना था? तो 1997 में। इसमें कौन कौन है? तो आसियान के ठीक जो निकटतम पड़ोसी कौन कौन? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ये जितने भी छोटे लोग होते हैं, छोटे हाइट वाले, वो सारे देश। ठीक, क्या हो गए? तो साउथ कोरिया एक उसके इमीडिएट नेबर है, समझ रहे? तो ये क्या हो गया? आसियान प्लस 3, आसियान प्लस 6 हो गया। अब थोड़ा सा जानकारी आप लोग RCEP के कम से कम उसका जो फाउंडिंग ईयर है उसको देख लीजिएगा और मेंबर कंट्री को देखकर रखिएगा, ताकि कम से कम प्रीलिम्स के सवाल बन जाए अगर RCEP से आए तो। हुआ आसियान वाला। ठीक, सारी बातें हो गई। तो प्रश्न लिख लीजिए मेंस के अकॉर्डिंग। आसियान क्या है? आसियान क्या है? आसियान और भारत के रिश्तों पर टिप्पणी कीजिए। आसियान और भारत के रिश्तों पर टिप्पणी कीजिए।